तो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अभी हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर के महीने की। यहाँ पर आप अपना चार्ट कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जहाँ आपको जो ग्रहों की स्थितियां चार्ट में नजर आ रही है ये अक्टूबर के दौरान कुछ इसी प्रकार से रहेंगी और आपको जो परिणाम है वो इस गोचरीय कुंडली के हिसाब से मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कुंडली में जो प्लेसमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। गोचरीय स्थितियों की जहां तक बात है, गोचर में सूर्य का गोचर अगर देखेंगे तो 17 अक्टूबर तक इनका गोचर कन्या राशि में रहने वाला है। इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की जहां तक बात है, बुध 10 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 14 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और ये उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में होगा और बाद में कर्क राशि में। बृहस्पति अभी वक्री चल रहे हैं वृषभ राशि में, 9 अक्टूबर से ये वक्री होंगे। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में स्टार्टिंग में ही हम देख सकते हैं कि जो बृहस्पति है वो अपनी वक्री स्थिति में आ जाएंगे और शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं जो कि कुंभ राशि में अभी वक्री हैं। चंद्रमा का गोचर 1 अक्टूबर को आपको कन्या राशि में देखने को मिलेगा। राहु फिलहाल मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ जो गोचर का प्रभाव है वो आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके छठे घर के स्वामी। यहाँ अगर शुक्र की स्थिति को हम देखेंगे तो 13 अक्टूबर तक की स्थिति जो है शुक्र की वो अपनी ही राशि तुला राशि में बनी रहेगी। यहाँ पर शुक्र का जो गोचर होने वाला है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कार्य क्षेत्र में, यानी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम कर सकेंगे। और सूर्य और बुध भी यहाँ रहेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे काम में। सूर्य का तो यहाँ जो गोचर है वो लगभग हालांकि बाद में होगा, लेकिन जो शुक्र का गोचर है 13 अक्टूबर तक है तुला में और 13 अक्टूबर तक आप थोड़े ज़्यादा बिजी रह सकते हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अपने आर्थिक मामलों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने रूटीन को आप किस प्रकार से शेड्यूल करते हैं और खुद को आप कितना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। शुक्र यहाँ है तो थोड़े से आपके खर्चे भी कभी कभी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं या जो धन संपत्ति की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं इस मंथ में। तो यहाँ आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ा सा आप परेशान जरूर रहेंगे। 13 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको परेशानी रहेगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और खुद को उतना समय नहीं दे सकेंगे। उसके बाद शुक्र का प्रवेश होने वाला है आपके 7वें भाव में, जहां वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। 7वें भाव में इनका प्रवेश आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इनका प्रवेश यहाँ होने से आपका कोई भी नया रिलेशनशिप बनना, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नई पार्टनरशिप होना या फिर आपका मैरिज वगैरह एंगेजमेंट वगैरह का चांस यहाँ बन सकता है। शुक्र की दृष्टि यहाँ से आपके लगन पे रहेगी। लगन में क्योंकि बृहस्पति अभी गोचर कर रहे हैं और ये बाद में वक्री हो जाएंगे, ऐसे में दोनों ही शुभ ग्रह आमने सामने हो जाएंगे। तो आपको फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या आर्थिक मामलों में या जीवन के सभी पक्षों को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड डिसीजन लेने में मदद जरूर मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ का जो शुक्र है वो आपकी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन है और फायरी है। तो यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा और शुक्र की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाएगी, आपको साज सज्जा की तरफ या जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन और लग्जरी की तरफ भी आकर्षित करेगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ बुध के गोचर को। बुध जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर देखेंगे तो 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में बुध रहने वाले हैं फिलहाल और कन्या राशि के बाद वो तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का गोचर यहाँ होगा और केतु के साथ बुध रहेंगे लगभग 10 अक्टूबर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस समय आपको कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तब आपको बुध यहाँ जरूर सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बुध केतु के साथ रहेंगे। इससे आप जो भी फ्यूचर के जो फैसले लेने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा अहम फैसला अपने जीवन को लेकर लेने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बुध आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी और बुध केतु के साथ युति करेंगे तो फैमिली के साथ कुछ अनबन होना या फैमिली से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होना, कुछ ना कुछ मतभेद होना, इस प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती हैं। आप अपने धन और अपनी संपत्ति को लेकर जो भी फैसले लेंगे वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत हो सकते हैं आपके।
बुध यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव पे, जहाँ राहु गोचर कर रहे हैं फिलहाल, और ऐसा बुध आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार देगा, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में या धन संबंधी मामलों में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। अब क्योंकि बुध यहाँ आ रहे हैं तो अपने खुद के ही घर में है वो, और मूल त्रिकोण राशि में भी है, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से यहाँ थोड़ी आपको दिक्कत बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स लोग जो भी हैं, हालांकि उनके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कोई हायर एजुकेशन में है, उनको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ कन्या राशि में जो बुध का गोचर है वो धन और संपत्ति से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड मामलों में थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। उसके बाद इनका जो गोचर होगा वो तुला में होगा। बुध यहाँ तुला में प्रवेश करेंगे तो आपने अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है या कोई ऐसी और रिस्क ले रखी है धन संपत्ति को लेकर, वहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा फैसला ले सकेंगे। आप अपने साथ वाले लोगों के साथ अच्छा कन्वर्सेशन देख सकेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेली रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, और बुध का दृष्टि आपके 12वें भाव पे भी रहेगा, तो आपके अपने जो खर्चे हैं या किसी भी प्रकार का लाइफ में कोई भी इश्यू है उसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ बुध स्थित होकर आपको बुद्धि प्रोवाइड करते हैं या आपको ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि 3रे भाव के स्वामी है, और चंद्रमा आपके चार्ट में देखा जाए तो आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे कन्या राशि में, जहां वो केतु के साथ रहेंगे। इस स्थिति की वजह से इस मंथ के लगभग स्टार्टिंग में 1-2 तारीख के आसपास आपको थोड़ा सा कोई भी डिसीजन अगर बड़ा ले रहे हो तो सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ आकर चंद्रमा आपके इमोशनल इश्यूज को थोड़ा बढ़ा देंगे, आपकी संतान के साथ बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट देंगे, और यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी अपने इमोशंस को लेकर। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं लगभग 2-3 तारीख को आपके 6th हाउस में, जहाँ चंद्रमा आपसे कोई सडन ट्रेवल करवा सकते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा या छोटी दूरी की यात्रा, और मेनली आप अपने वर्क प्लेस पे और अपने रूटीन पे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और सेहत के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी ला सकता है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा का प्रवेश उसके बाद होगा आपके 7वें भाव में, ये लगभग 4-5 तारीख के आसपास का प्रवेश होगा। ये थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा आपको चिंतित करेगा। अपने पार्टनर के साथ एक क्विक ट्रेवल आपका हो सकता है इस समय। साथ ही आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो में चंद्रमा रहेंगे तो अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि आपके 4th लॉर्ड हैं, सूर्य 4th लॉर्ड होने के साथ ही यहाँ पर अगर गोचर में बात करें तो कन्या राशि में इनका गोचर रहेगा स्टार्टिंग में, और ये 17 अक्टूबर तक का रहेगा। 17 अक्टूबर तक की स्थितियों में आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें रिसर्च पर्पज से काम कर रहे हो, कोई बहुत गहन स्टडी कर रहे हो, तो आपको सूर्य से हेल्प जरूर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी गलत फैसला होना, पिता के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होना, और इवन अपने संतान के साथ भी थोड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं। सूर्य की यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा सूर्य आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देगा, और क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, इसलिए आपके नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसा कोई काम करने के लिए, या नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य इस प्रकार का काम करने के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कुछ हद तक ये स्थिति आपको हेल्प करेगी। यहाँ सूर्य की स्थिति है 5th हाउस में, तो आप मेनली तेजी से डिसीजन ले सकेंगे, लेकिन क्योंकि केतु साथ रहेंगे तो थोड़ा सा फिर भी आपको सोचना समझना पड़ सकता है। उसके बाद सूर्य प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में। तो सूर्य के यहाँ होने से आपको अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की जो समस्या है सामने आ सकती है। सूर्य का फिर यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है 12वें भाव पर भी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से अपने घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है, जिसको लेकर आपको थोड़ी समस्या भी हो सकती है। बट यहाँ का सूर्य नीच का होने के बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रूटीन वर्क में और डेली लाइफ में, और आप दूसरे लोगों से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बेसिकली ऐसा जो सूर्य आपको बहुत ज़्यादा बिजी रख सकता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दे सकता है आपके वर्क प्लेस पे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन जरूर होगा। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल जो कि आपके 7th लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी है,
मंगल का गोचर अगर हम देखेंगे तो आपके मिथुन राशि में मंगल रहने वाले हैं। लगभग 20 अक्टूबर तक इनकी स्थिति आपके सेकेंड हाउस में रहेगी। वाणी को लेकर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन सेटल हैं तो फॉरेन से आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी बात को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। और क्योंकि ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि होने की वजह से आप अपनी प्रतिक्रियाएं बहुत ही जल्दी देंगे, बिना सोचे समझे या आप बिना कुछ जाने। तो ऐसे में आपको थोड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। धन को लेकर लालच रह सकता है, अपनी संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा लालच रह सकता है। और जो भी फैसले आप लेने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा सटीक तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हो सकते हैं। तो यहाँ जो मंगल की अब स्थिति बन रही है, मंगल उसके बाद आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव का मंगल आपको एक क्विक ट्रेवल दे सकता है। वो लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकती है। यहाँ पर मंगल आपको किसी भी प्रकार की जीवन में रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी यहाँ पर आपको मंगल काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, तेजी रहेगी, तो इसका फ़ायदा आपको कैसे उठाना है वो आपको प्लान करना पड़ेगा। मंगल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इनका गोचर जो है थर्ड हाउस में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो भी आप काम करेंगे काफ़ी जल्दी करना चाहेंगे और आपको रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। मंगल की दृष्टि जो कि आपके यहाँ से पड़ रही है आपके सिक्स्थ हाउस पे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके डेली रूटीन में और डेली लाइफ में। अगर आपका कोई भी शत्रु है या किसी के साथ भी आपके कोई शत्रुतापूर्ण संबंध चल रहे हैं या कुछ संबंधों में लेके दिक्कत है, तो वहाँ पर मंगल आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा विवाद ज़्यादा होने के चांसेस हैं मंगल नीच का होने की वजह से। फिर मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके 9th हाउस पे और आपके 10th हाउस पे। यहाँ मंगल आपको अवश्य ही मदद करेंगे लंबी दूरी की यात्रा, आपको इवन विदेश यात्रा में और आपको हायर एजुकेशन में, आपकी लर्निंग्स के लिए, आध्यात्म के लिए। और ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी बनाएगा कैप्रिकॉर्न पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी। इसके साथ साथ मंगल का दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगा। 10th हाउस पे जो इनकी दृष्टि है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आप अब कैरियर को किस प्रकार से देखते हैं, आपका नज़रिया एकदम से यहाँ मंगल चेंज करेंगे और आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने कैरियर को लेकर और किस हिसाब से आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं अपने कैरियर में, इस पर थोड़ा आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु जो कि आपके 8वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी, इनका गोचर हो रहा है फिलहाल लगन में, और लगन में ये फिलहाल वक्री हो जाएंगे, यानी लगभग 9 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे। तो 9 अक्टूबर से जब ये वक्री होंगे, ये समय आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्लान करने का है, जैसे कि संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हो, अपना एंगेजमेंट करके मैरिज के लिए प्लान कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामले जो आपके रुके हुए पड़े हैं या जो काम अभी तक आपके बृहस्पति की जो ये गोचर है उसमें बने नहीं, उन कामों पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा से ज़्यादा सोचने समझने का समय रहेगा, यहाँ पर कोई भी नया एक्शन लेने से आपको बचना चाहिए। गुरु आपके लगन में वक्री हैं, तो आप कभी कभी ऐसा होगा, अगर आपका भी गुरु वक्री है तो आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकेंगे, सही समय पर डिसीजन नहीं ले सकेंगे, इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए, खुद के जो क्षमताएं हैं आपकी उन पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। यहाँ गुरु का दृष्टि है 5th हाउस पर, 5th हाउस पर गुरु का दृष्टि है, तो ऐसा गुरु आपको हेल्प करता है कोई भी लाइफ में डिसीजन जो कि आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ, इन सब के लिए बृहस्पति की जो स्थिति है कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको जो प्लानिंग वाला जो नजरिया वो ज़्यादा रखना पड़ सकता है यहाँ पर। फिर इनकी दृष्टि 7वें भाव पे, 7वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और अदर कोई जैसे पार्टनरशिप करना चाहते हो वो भी आपकी हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या कैसे भी हो। गुरु की दृष्टि फिर आपकी है लगभग 9th हाउस पे, 9th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो अब क्योंकि आपको फॉरेन ट्रेवल करना है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आपको मंगल ही यहाँ पे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बृहस्पति से आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। इसके बाद शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि आपके 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और इनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं इनकी स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कही जा सकती है, क्योंकि ये अभी वक्री है। ऐसा शनि आपको कार्य में डिले नहीं देगा। आपको कोई भी ट्रेवल करना है, अपने कार्य के पर्पज से कोई भी काम करना है, शनि का यहाँ से दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे दृष्टि थोड़ा रिलेशनशिप को खराब कर सकता है अपने जीवन साथी के साथ, और अक्सर आपको काम में लगाए रख सकता है। लेकिन अंत में अगर आप देखेंगे तो कोई खास रिवार्ड भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन मेंटल पीस पाने के लिए या मानसिक सुख के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस मिले।
शनि यहाँ पे 9th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, इसलिए आपका कैरियर, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आपका जो भी ऐसा कोई डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। तो यहाँ पे जो शनि की स्थिति है उसकी वजह से आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, अपने प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियाँ, उन सभी को निभाने का प्रयास करेंगे और ये बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है। उस हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक बैलेंस क्रिएट करके चलें तो ये बेहद अच्छा होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि शनि की दृष्टि है आपके 7वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करने वाले हैं। आपको किसी के साथ भी कन्वर्सेशन या कोई भी डीलिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु के बारे में अभी कोई खास चर्चा नहीं करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आ रहे हैं। सबसे अच्छे दिनों में 11 से 12, फिर 19, 20 और 24 से 28 तक ये दिन बेहद शानदार रहेंगे। इन दिनों में आप अपना वो काम निपटा सकते हैं जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है। इसके बाद अब हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन है आप लोगों के लिए। खराब दिनों की बात करें तो चंद्रमा का गोचर जब आपके 6th हाउस में होगा, ये 4, 5 को होगा और 31 तारीख को भी होगा। इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें रह सकती हैं, कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं, कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खर्चे हो सकते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मैनेज ज़्यादा करना पड़ सकता है स्वास्थ्य को लेकर और कोई भी इलाज को लेकर। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जो धनु राशि में होगा 9 और 10 को होगा। ये 10 को ये जो होगा कहीं ना कहीं 9 और 10 को ये 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। हालांकि आपका मन बहुत ज़्यादा डीपली सोचेगा, बहुत ज़्यादा डीपली विचार करेगा और एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं जो भी आप बात बोलेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्व है वो बात रखेगी। अब धनु में अगर चंद्रमा का गोचर है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिएगा और काम का बर्डन आप बिल्कुल भी ना लीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे 17 और 18 को। 17 और 18 को ये स्थिति बेहद ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हो सकती है क्योंकि एरीज की एनर्जी है और मून साथ है, तो जल्दबाजी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। फिलहाल हमने पूरा यहाँ पे वीडियो में डिस्कस किया और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।